हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेलवे की जो वैकेंसी है वो अब आना शुरू हो गई है और आ भी गई है। ठीक ठाक वैकेंसी है और इस बार आपको नहीं चूकना है, क्योंकि इस बार अगर आप गलती करते हैं तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तो आपकी तैयारी बेहतर हो सके, ये रियल क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था रेलवे में, उसका क्वेश्चन पेपर मैं लेके आया हूँ, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि किन किन टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है और किन किन टॉपिक को आपको ज्यादा तैयार करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके गेन हो सके और आपका सिलेक्शन इस साल श्योर हो सके। तो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपको हमारे चैनल पे आप सभी का। अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे हम एक से लेकर बहुत सारे पार्ट्स लेकर के आएंगे। जितने पेपर हुए हैं अब तक रेलवे के 2018 और 19 वाले वैकेंसी के सारे हम क्वेश्चन पेपर कराएंगे, चाहे वो ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी हो। जितने भी पार्ट बन सकेंगे हम बनाएंगे और उसके साथ साथ हम डिस्कस भी करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर भी हमारे वीडियो से जुड़ जाएं, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, ये आप नंबर पे मत जाइएगा कि पहला नंबर दूसरा नंबर है, आप इसकी चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है, डैश चीन कुलीज खान के शासन के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया था, जिसे निजाम अल मुल्क भी कहा जाता था। यानी कि निजाम अल मुल्क किसको कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है हैदराबाद। और आपको पता होगा कि यहाँ पर जो हैदराबाद है, इसकी बात करें 1724 में इसे स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी गई थी, ठीक है। आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला जा रहा है, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। यानी कि क्या होता है कि जब हम मिट्टी के बर्तन में रखते हैं पानी को, तो गर्मियों में ठंडा रहता है। क्यों रहता है? तो फ्रेंड्स, ये रहता है वाष्पन के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी की कोई भी चीज होती है तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन उनसे हवा जो है, एयर है, वो पास हो सकती है। तो जो बाहर की हवा है अंदर आती है, और अंदर होने के साथ साथ क्या होता है, ये वाष्पन की क्रिया यहाँ पर शुरू हो जाती है, जिससे टेम्परेचर में आदान प्रदान होता है और इसकी वजह से हमारा जो पानी है घड़े के अंदर का, वो ठंडा बना रहता है। या मिट्टी की कोई भी चीज होती है उस पर पानी भरते हैं, वो ठंडा रहता है। तो किसके कारण? वाष्पन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि किस सन में जो उड़ीसा है भारत संघ के रूप में एक स्वतंत्र राज्य बन गया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो उड़ीसा है ये बिहार से अलग हुआ था। तो बिहार और उड़ीसा पहले एक ही हिस्सा थे। तो जब उड़ीसा से अलग हुआ था बिहार, तो कब उड़ा था अलग हुआ था? ये अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। तो इसका ये भी याद रखना, क्योंकि ये हो जाता है कि बिहार की स्थापना कब करी गई थी, कब अलग हुआ था उड़ीसा से, तो 1 अप्रैल 1936 को ये अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें कहा जा रहा है, इसमें पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं? यानी कि क्या होता है कि जब पेड़ होते हैं, जड़ों से तो पानी लेते हैं। मान लो कि ये पेड़ है, यहाँ पर इसकी जड़ है, ये पानी लेते हैं और ये क्या कर देते हैं, जलवाष्प की हानि का मतलब ओस बन करके इनका जो पानी है नीचे वाला, ये ऊपर तक पहुंचता है और पत्तियों के सहारे वो वाष्पित होकर के चला जाता है। तो इस हानि को हम क्या कहते हैं? तो इस हानि को हम कहते हैं फ्रेंड्स वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब सुबह सुबह आप देखते होंगे तो पत्तियों में ओस जैसे एक हल्का सा बनी रहती है। तो क्या होता है कि नीचे की जो नमी होती है वही ऊपर जाती है इसके सहारे, और यहाँ पर वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जितना उसको जरूरत होती है भोजन बनाने के लिए पत्तियों को, उतना तो ले लेती हैं, और जितना एक्स्ट्रा होता है उसको वो जलवाष्प के रूप में बाहर कर देती हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इसको क्या कहते हैं, कि जब मान लो कि ये कोई पेड़ है, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। जैसे मान लो कि ये कोई पेड़ है, तो इस पेड़ में नीचे से जो जाता है पानी, किसकी वजह से जाता है? तो एक ऊतक होता है जाइलम। तो जाइलम ऊतक की वजह से पानी नीचे से पत्तियों तक पहुंचता है, और एक होता है फ्लोएम ऊतक। और पत्तियों में जब खाना बन जाता है तो बनने के बाद पूरे पेड़ के भागों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बांटा जाता है, उसको कहते हैं वहां फ्लोएम। तो फ्लोएम नाम का एक जो ऊतक होता है, वो पूरी भोजन को पूरे पेड़ में बांटता है, उसके सभी भागों में। लेकिन पानी नीचे से लेकर के ऊपर तक कौन जाता है? ये जाता है जाइलम ऊतक। ये भी पूछा गया है रेलवे में। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है इसमें, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? कुल मिला के ये कहना चाहता है कि जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट
किसका बना होता है? तो ये बना होता है फ्रेंड्स टंगस्टन का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है बहुत हाई होता है। और कितना होता है? ये होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। तो 3500 डिग्री सेल्सियस आप समझ सकते हैं बहुत हाई लेवल का टेम्परेचर है। अगर यह इससे ज्यादा मिलेगा तो ही ये गलनांक हो जाएगा, यानी कि वाष्पित हो पाएगा, वरना नहीं होगा। तो ये हाई टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता होती है, हाई पावर को। तो इस वजह से टंगस्टन का बनाया जाता है ताकि वाष्पित ना हो और बल्ब हमारा जलता रहे। तो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कह रहा है 22 नंबर, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण डैश है। यानी कि किस वजह से जो पृथ्वी है किसी भी वस्तु को अपने नीचे की तरफ आकर्षित कर लेती है, ऐसा क्यों है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि सी हो जाएगा राइट आंसर। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आप जानते होंगे कि अर्थ जैसे ही मान लो अर्थ है, इसके ऊपर अगर जाएंगे तो भी हम नीचे की तरफ चले जाते हैं, कूदते हैं तो भी नीचे ही आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स यहाँ पर F इक्वल m1 m2 अपान r स्क्वायर। यहाँ पर m1 क्या है? ये द्रव्यमान कोई है पहला पिंड का और ये दूसरे पिंड का, और ये क्या है? इनके बीच की दूरी। जैसे मान लो कि एक यहाँ पर पिंड रखा है, एक यहाँ पर रखा है, तो ये m1 हो गया और ये हो गया m2। इनके बीच की जो दूरी है वो हो गई r। तो ये फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखो यहाँ पर कहा जा रहा है किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को डैश कहते हैं। अगर कोई वस्तु है किसी ऊंचाई पर रखी, मान लो यहाँ पर रखी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें फ्रेंड्स जो ऊर्जा होती है ये है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वहां पर क्या है? स्थिर है, तो वो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्यों? क्योंकि वहां पर वो मोशन नहीं कर रहा, गति नहीं कर रहा है, जो पिंड है चुपचाप रखा हुआ है ऊंचाई पर। और अगर पूछा जाए स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि कई बार पूछा गया है, तो ये फार्मूला जो होता है स्थितिज ऊर्जा का, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्थितिज जो ऊर्जा है ये होता है mgh। तो m का मतलब जो द्रव्यमान होगा उसका, g से गुरुत्वाकर्षण, और h का मतलब होता है जो वस्तु ऊंचाई पर होती है। ये मान लो कि जितनी ऊंचाई पर वस्तु को हम रखेंगे उतनी ही ज्यादा उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि h की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये ज्यादा ऊंचाई हो जाएगी, और ज्यादा तो और ज्यादा बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो इधर वाला बढ़ेगा। समझ गए होंगे आप। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है 35 में, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में डैश नहीं होते हैं। तो टेरिडोफाइटा के जो पौधे होते हैं इनमें क्या नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा पुष्प, यानी कि फूल नहीं होता है टेरिडोफाइटा के जो होते हैं समूह वाले पौधे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि टेरिडोफाइटा जो होते हैं इनमें पौधों का शरीर, जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों विभेदित रहता है, और तना साधारण राइजोम के रूप में इस समूह के पौधे होते हैं। यानी कि जो पौधे ये होते हैं इनका साधारण राइजोम होता है। अब देखो ब्रायोफाइटा कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्रायोफाइटा किस टाइप के पौधों को बोलते हैं, तो सबसे सरल स्थलीय पौधों का जो समूह है ये ब्रायोफाइटा ही है। थैलोफाइटा मतलब ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा जो समूह है वो थैलोफाइटा। अब देखो पेपर में ऐसा भी पूछा जाता है क्वेश्चन घुमाकर कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा, तो बताना है आपको थैलोफाइटा। और कहा जाए कि सरल स्थलीय पौधों का समूह, तो ब्रायोफाइटा आपको बताना है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, कह रहा है कि समुद्री जल में ध्वनि की गति डैश होती है। देखो कई बार ऐसा ही करेगा कि वो माध्यम चेंज करेगा और कहेगा इसमें ध्वनि की चाल क्या होती है। तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1531 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब इस बार तो देखो पूछ लिया समुद्री जल में ध्वनि की चाल, हो सकता है अलग अलग मीडियम में पूछ ले, तो हम उनको भी आओ एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये माध्यम दिया है और चाल दिया है। तो वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? 332 मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन गैस में कितनी होती है? ये होती है 1269 मीटर पर सेकंड। लोहा में कितनी होती है? 5131 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद है कांच, तो कांच में 5640 मीटर पर सेकंड। पारा में होती है 1450 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहां से एक बात आपको याद आ रहा होगा कि जैसे जैसे माध्यम का घनत्व बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। देखो हाइड्रोजन का घनत्व कम होता है तो यहाँ पर इसकी चाल भी कम होती है। वायु का कम होता है तो यहाँ इतनी होती है, हाइड्रोजन का थोड़ा ज्यादा तो और ज्यादा। ऐसे तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पेपर में घुमा करके कि अगर हम माध्यम बढ़ा रहे हैं यानी कि माध्यम का घनत्व बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है
इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? यानी कि पुरुषों में जो प्रजनन का हिस्सा है, कौन सा पार्ट है जो प्रजनन के काम आता है? तो इनमें से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि गर्भाशय, अंडाशय और गर्भाशय नाल जो होती है ये फीमेल में पाया जाता है, महिलाओं में होता है, जबकि पुरुषों में क्या होता है? शुक्रवाहिका होता है, शुक्राणु जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। अंडाणुओं की बात करें तो अंडाणु जो होते हैं वो होते हैं महिलाओं में, शुक्राणु होते हैं पुरुषों में। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या है आपको समझाने के लिए फिगर पूरा ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर देखो पुरुष जनतंत्र जो है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है ये मूत्राशय होता है। मूत्राशय मतलब इसमें जो कि यूरिन हमारा भरा होता है। इसके बाद क्या होता है, ये एक नली जैसे निकलती है, यहाँ से आती है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो एक नली जो ऊपर की तरफ से आई है और दूसरी वाली भी ऊपर की तरफ से आई, तो ये ऐसे मिल जाती है। जबकि एक जो नली है ये यहाँ से टेस्टिस से होकर ब्रसर्स कोष से जाती है और ये ऊपर जाकर के यहीं पर मिल जाती है। यानी और जो ब्रसड़ है यानी कि ये होते हैं ब्रसड़ हमारे होते हैं, और इसी में शुक्रवाहिका होती है। शुक्रवाहिका मतलब इससे जो शुक्राणु जाते हैं तो यहाँ से होकर के यहाँ पर आते हैं जो शुक्रवाणुका है। ठीक है, तो ये ब्रसड़ की फलिकाएं होती हैं, इनके अलग अलग टाइप की जो लेयर्स होते हैं। अब इसमें प्रोटेस्ट जो होता है, प्रोटेस्ट ग्लैंड होती है इस जगह पर, एक छोटी सी होती है प्रोटेस्ट ग्लैंड होती है यहाँ पर। शुक्राशय क्या होते हैं, यहाँ पर शुक्राशय रहते हैं। ठीक है, अब यहां से होकर के जब यहां से रिलीज होते हैं तो धीरे धीरे करके ये इस द्वार से आकर के यहां पर पहुंचते हैं और बाहर आ जाते हैं। समझ गए होंगे आप? तो फिगर तो ज्यादा साफ नहीं है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 42 कहा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त भारत माता की जो तस्वीर है वो बनाई थी, तो ये बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कहा जा रहा है कि लार में एंजाइम होता है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे एमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सब जानते होंगे कि जो लार होती है, लार ग्रंथियां कितनी होती है, ये होती है 3। तो कुल मिलाकर ये पूछा जाए कि लार ग्रंथियां कितनी होती है, 3, और 3 का मतलब जोड़ी है। टोटल अगर पूछा जाए तो 6 होती है, लेकिन 3 जोड़ी होती है, ये हमारी लार ग्रंथियां होती हैं। समझ गए होंगे आप? अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो हमारी लार होती है, इस लार में क्या होता है कि 99% जो होता है वो होता है जल, यानी कि पानी होता है। बचा हुआ जो 1% होता है हमारा, उसपे होते हैं एंजाइम। समझ गए आप? तो ये एंजाइम आप समझ सकते हैं कितने कम होते हैं, केवल 1% में ही सारे एंजाइम मिले होते हैं, और 99% जो होता है उसमें जल ही होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है सालाना आयोजित होने वाली अनंतराव पवार ट्रॉफी। देखो यहाँ पर ट्रॉफियां भी पूछ ली जाती हैं, तो याद रखना है अनंतराव पवार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये डायरेक्ट पूछ ही लिया गया है। तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नेट बॉल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब की बार से आपको भूलना नहीं है, याद रख लेना है कि पवार ट्रॉफी जो होती है उसका संबंध किससे, नेट बॉल से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु है। तो सबसे ज्यादा तन्य धातु का मतलब जिसको सबसे ज्यादा दूर तक हम खींच सकते हैं, तो ये कौन सी धातु है? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ए नंबर, यानी कि गोल्ड होता है। और गोल्ड को देखो हम पढ़ते हैं सोना है, लेकिन लिखते हैं एयू, क्योंकि इसको हम बोलते हैं आयुरा बोलते हैं, तो इस वजह से एयू इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कई बार ये पूछा भी जा चुका है, इसका जो नाम है पूरा का पूरा वो नाम भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अब अगर ये पूछा जाए कि इसके बाद दूसरी सबसे तन्य धातु क्या है, तो पहली वाली तो आप समझ गए कि गोल्ड है Au, और दूसरी वाली सबसे तन्य धातु क्या है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर Ag। ठीक है, मतलब जो चांदी है वो दूसरे नंबर पे आती है जो कि तन्य धातुओं में से आती है, इसीलिए इनके आभूषण बनाए जाते हैं, क्योंकि इनको कहीं से भी मोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं या इसको खींच सकते हैं। ये बहुत ज्यादा तन्य धातुएं होती हैं, सोना और चांदी। तो पहले नंबर पे सोना और दूसरे नंबर पे चांदी आती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है डैश धातु का क्षय नहीं होता है। क्षय का मतलब है कि उसमें जंग नहीं लगता है, तो कौन सी धातु होती है जिसमें इसका क्षय नहीं होता है? तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो प्लेटिनम होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म पे बोलते हैं पीटी।
तो प्लेटिनम। अब इस प्लेटिनम को हम बोलते हैं संक्रमण धातु के नाम से भी बोल लेते हैं। तो संक्रमण धातु भी बोलती है, क्यों? क्योंकि ये क्रिया ही नहीं करती है। अब इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं प्लेटिनम का? सफेद सोना के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो एक बार याद रखना, क्योंकि पूछा गया था ये सेम टू सेम क्वेश्चन, सफेद सोना किसका उपनाम है? तो ये सफेद सोना हम प्लेटिनम को ही बोलते हैं। और अगर पूछ लिया जाए थोड़ा और ज्यादा घुमा के, तो एडम उत्प्रेरक भी है। ये क्या है? एडम उत्प्रेरक भी कहा जाए तो हम प्लेटिनम को ही बोल देते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है। सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि O2 से क्रिया नहीं करता है, और जब क्रिया नहीं करेगा तो जंग भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो लोहा होता है वो क्रिया कर जाता है ऑक्सीजन से, इस वजह से इसमें जंग लग जाता है नमी और ऑक्सीजन से। और जबकि क्रिया ही नहीं करता प्लेटिनम, किसी से दोस्ती ही नहीं करेगा, तो इसमें बुराइयां आएंगी ही नहीं आएंगी, इसमें जंग लगेगा ही लगेगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो प्लेटिनम अपने आप में है। और एक खास बात ये होती है, इतना मजबूत होता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जो होता है इसमें भी नहीं घुलता है, जबकि अच्छे अच्छे जो धातु हैं वो घुल जाते हैं। जबकि ये प्लेटिनम जो है HCl हाइड्रोजन हाइड्रिक क्लोराइड जो होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें भी नहीं ये घुलता है प्लेटिनम। समझ गए होंगे आप। तो उम्मीद है आपको काफी सारी जानकारी इस क्वेश्चन से मिल गई होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? कुल मिला के कहना चाहता है कि जो ओडोमीटर लगा होता है गाड़ियों में, ये किस लिए लगाया जाता है, ये क्या मापता है, क्या मेजर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी को मापता है, ऑप्शन सी। आप देखते होंगे गाड़ियों में मीटर लगा होता है कि कितने किलोमीटर ऐसे करके लिखा होता है ना, तो ये बताता है कितनी किलोमीटर गाड़ी हमारी चल चुकी। तो ओडोमीटर का संबंध है दूरी मापने के कारण, यानी कि ओडोमीटर दूरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा मेन मकसद होता है कि एक क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम आपको तैयार करा दें। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो अभी क्वेश्चन देखा, तो ओडोमीटर जो होता है वो तो दूरी को मापता ही मापता है। मोनोमीटर क्या मापता है? तो ये मापता है गैस का दाब। अगर आ जाए मेगाफोन, तो मेगाफोन मापता है ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाने का काम करता है, वो करता है मेगाफोन। गायरोस्कोप क्या होता है? ये घूमती हुई वस्तुओं की जो चाल होती है, गति होती है, उसको मापता है। कौन? गायरोस्कोप। तो घूमती हुई वस्तुओं के बारे में अगर बात की जाए तो ये गायरोस्कोप होता है। वहीं पर ठीक एक होता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या करता है? तो बारीक तारों के व्यास नापने का काम आता है। जो कि बहुत छोटे छोटे तार होते हैं, उनका व्यास नापा जाता है। छोटी दूरी जो होती है, कह सकते हो कि स्क्रू गेज के माध्यम से हम इसको मापते हैं। तो याद रहे, क्योंकि अगली बार हो सकता है वो ना पूछ करके, ये ओडोमीटर ना दे करके, हो सकता है कह दे कि मेगाफोन से हम क्या करते हैं, क्या यूज है इसका। समझ जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि को ले जाने का काम करता है। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, कहा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डैश में 2 8 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है। तो कौन सा है, कौन से समूह में रखा गया है यहाँ पर, और किसकी बात हो रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर 16, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको अगर जोड़ोगे तो देखो 2 8 होता है 10, और 10 6 होता है 16, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 16 का ही तो लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए 16 राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात की गई है आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है, इसकी जो बनाया गया था, इसको तैयार किया गया था, तो ये कब बनी थी? ये बनाई गई थी 1913 में। ऑप्शन नंबर इसका तो दिया नहीं है, लेकिन कई बार पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण कब किया गया। तो ये हो गया इसका 1913 में। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, यानी कि किसने बनाया है आधुनिक आवर्त सारणी को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम आज पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर कहा जा रहा है 60 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में नहीं गिरती है तो कहीं और गिरती होगी। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा बी गंगा। तो गंगा नहीं गिरती है अरब सागर में, तो फिर कहाँ गिरती है गंगा? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में गंगा। ठीक है, इस वजह से सागर में नहीं गिरती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछ लिया जाए फ्रेंड्स, तो ये भी यहाँ पर है, कौन सी? गंगा ही कहलाएगी। सबसे बड़ी जो नदी है भारत की, गंगा कहलाती है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब ये कहे भारत से होकर बहने वाली नदी सबसे बड़ी, तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई
2900 किलोमीटर। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए दूसरी सबसे बड़ी नदी जो कि भारत से होकर बहती है, तो ये हो जाएगा सिंधु नदी। तो यहाँ पर सिंधु, इसकी लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी की लंबाई, जो कि भारत से होकर बहती है। और ये है 2900 किलोमीटर का एरिया जो कि भारत से होकर के बहती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन के हर एक टाइप के क्वेश्चन जैसे जैसे घुमा सकता था हमने बताने की कोशिश करी है, और ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद भी आया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित हैं, यानी कि ना तो उनमें कोई रंग है, ना ही कोई स्वाद है, और ना ही किसी प्रकार की कोई स्मेल है, यानी कि गंध है। तो ये कौन सी उसमें कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑप्शन सी शून्य समूह वाले कहलाते हैं। तो शून्य समूह में कौन कौन सी जो उत्कृष्ट गैसें आती हैं, तो ये आती है हीलियम, तो हीलियम, नियॉन, और इसके साथ साथ आती है आर्गन, और आती है क्रिप्टॉन, और आती है जेनॉन जेडई, और अगली आती है रेडॉन आरएन। तो जितने भी ये गैसेज होती हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, ये शून्य समूह में आती हैं। इनको दूसरा नाम से अगर हम जानना चाहेंगे तो इनका जो दूसरा नाम होता है ये होता है यहाँ पर उत्कृष्ट गैसें। तो ये भी आप याद करना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है उत्कृष्ट गैसें कौन से समूह में है, तो शून्य समूह में है। और देखो यहाँ पर साथ साथ क्या है कि जितनी भी शून्य समूह होती है, यानी कि लास्ट वाली जो होती है पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो लास्ट में जो मिलती हैं ये सारी की सारी जो गैसें हैं ये एक दुर्लभ गैसें हैं। कौन सी, दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब क्या हुआ कि इनको पाने में बहुत कठिनाई होती है, मुश्किल होता है इनको पाना, तो ये दुर्लभ इसीलिए इनका नाम है। ठीक है, जो बहुत मुश्किल होती हैं। समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन जो से बन सकते थे हमने बनाने की कोशिश करी है और बताने को आपकी कोशिश करी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के डैश हिस्से में स्थित है, यानी कि जो मणिपुर है भारत के नक्शे में किस दिशा में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूर्वोत्तर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो मणिपुर कहाँ है हमारे नक्शे में देखेंगे इंडिया के, तो ये है पूर्वोत्तर की तरफ। अब देखो यहाँ पर पूर्वोत्तर में जितने भी राज्य स्थित हैं ये कुल 7 है, और 7 राज्य को हम बोल देते हैं 7 सिस्टर्स। तो 7 सिस्टर के नाम से भी हम इनको जानते हैं जो पूर्वोत्तर में राज्य हैं। अब बात करते हैं 7 सिस्टर में कौन कौन से 7 जो राज्य हैं वो आते हैं, तो ये आते हैं, यहाँ पर आता है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये होता है, एक आता है असम, ठीक है, और दूसरा कौन सा आता है, असम के बाद आता है यहाँ पर मेघालय, तो ये मेघालय हो जाएगा। अगला आता है मिजोरम, तो मिजोरम आप लिख लो, ये इसके साथ साथ और क्या हो जाएगा, मणिपुर आता है, फिर आता है नागालैंड। ठीक है, इनका कोई क्रम नहीं है लेकिन मैं नाम बता दे रहा हूं, नागालैंड आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद है त्रिपुरा। समझ गए आप, इतने 7 हो गए राज्य, कौन कौन से, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो ये 7 राज्य मिलकर के हम 7 सिस्टर इनको बोल देते हैं जो कि पूर्वोत्तर राज्य में स्थित हैं। फ्रेंड्स मैं यहीं से क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, अगर आपको आता है तो जरूर प्रयास करिए। असम के मुख्यमंत्री कौन है इस वक्त, यानी कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, असम के मुख्यमंत्री कौन है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन बताने की कोशिश करें, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है सल्फर की परमाणुता क्या है, तो सल्फर की जो परमाणुता है ये हो जाएगा यहाँ पर बहुपरमाणुक, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सल्फर है वो एक बहुपरमाणुक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो सल्फर का जो हम संकेत होता है वो होता है एस, और जो सल्फर बना है ये सुलवारी शब्द से बना हुआ है, किससे बना है, सुलवारी शब्द। और इस सुलवारी शब्द का मतलब क्या होता है कि तांबे का दुश्मन, यानी कि तांबे का शत्रु। कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि तांबे का शत्रु इनमें से किसे बोलते हैं, तो ये हो जाएगा सल्फर, ये भी आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि जब ऊर्ध्वपातन से अगर मान लो सल्फर को हम क्या करते हैं ऊर्ध्वपातन क्रिया कराते हैं, तो इसमें एक जो बारीक चूड़ बचता है लास्ट में, तो उस चूड़ को हम बोल देते हैं गंधक का फूल। ये भी आपको याद रखना है, गंधक का फूल किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये होता है सल्फर से। ठीक है, और परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो परमाणु संख्या जो सल्फर की होती है वो होती है यहाँ पर 16। ठीक है, याद रखना है आपको, परमाणु संख्या 16 होती है, सुलवारी वर्ड से बना हुआ है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, मंत्रालय द्वारा दिव्यांग जनों के बीच खेलों के प्रचार के लिए योजना डैश वर्ष में तैयार की गई थी, यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं
उनके लिए खेल की योजना बनाई गई थी, तो वो कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 2009 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो दिव्यांगजन होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, वो ज्यादा खेलने में रुचि नहीं ले पाते हैं, वो अपने आप को हीन भावना से देखते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो भी आगे खेल में बढ़ सके, इस वजह से 2009 में चलाया गया था। किसने चलाया था? मंत्रालय ने चलाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखो, आपने सुना होगा यहाँ पर कि पैरा ओलंपिक, तो पैरा का मतलब क्या हुआ कि यही जो डिसेबिलिटीज वाले लोग होते हैं, विकलांग हैंडीकैप होते हैं, तो ये सब खेल सकें, तो पैरा ओलंपिक करवाए जाते हैं, आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर पैरा ओलंपिक इन्हीं लोगों के लिए करवाए जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 85 नंबर रेलवे में, आप देख लेना, बहुत बार रिपीट हुआ है। क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ के नाम से हम किसको जानते हैं? तो ये जानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ भी जानते हैं दूसरे नाम से। याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब मैं इसके बारे में एक खासियत बता देता हूं। जो CO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, वो क्या होता है? ये स्वाद में अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। और क्या होता है? चूने के साथ अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं तो ये दूधिया रंग देता है हमको। कौन सा? दूधिया रंग देता है, यानी कि दूध जैसा रंग आता है इसमें, अगर हम कराते हैं किससे? इसकी क्रिया कराते हैं चूने के साथ। और क्या होता है? इसका मूल स्रोत अगर पूछ लिया जाए कि CO2 जो है, CO2 का मूल स्रोत क्या है CO2 का, तो यहाँ पर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। तो जो भी जीवाश्म ईंधन है, उनसे ये उत्पन्न होता है कार्बन डाइऑक्साइड, या जिन चीजों को हम जलाते हैं उससे जो प्राप्त होता है, जो गैसेज हैं, जो धुआं है, उसमें भी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। याद रखना, ज्यादातर चीजों को जलाने से जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है नीचे 4 स्थान दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित हैं और एक भिन्न है, भिन्न का चयन करना है। तो देखो, बिहू असम में होता है, भांगड़ा पंजाब में, कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश में, गरबा गुजरात में। ये सब कुछ सही है, लेकिन अब यहाँ पर क्या थोड़ा सा दिमाग लगा के दे दिया है क्वेश्चन, कि यहाँ पर जो सारे के सारे जो दिए हैं, यहाँ पर जो डांस दिए हैं, नाच नृत्य दिए हैं, वो दे दिए हैं कौन से? तो यहाँ पर देखो, जो ये कथक है, ये कथक है, यहाँ पर लोक नृत्य, समझ गए आप? तो ये है लोक नृत्य। बाकी सारे दिए गए हैं, गरबा, बिहू, भांगड़ा, ये सारे के सारे कौन से नृत्य हैं? ये हो जाएंगे शास्त्रीय नृत्य। याद रखना है आपको। तो लोक नृत्य दे दिया है एक, वही हमारा अलग हो जाएगा कथक। अब यहाँ से फ्रेंड्स एक चीज और भी याद आ जाती है, वो क्या है? वहां से ये पूछ लिया जाता है कई बार कि कथक जो दिया है, और कथक से रिलेटेड एक वर्ड होता है कथकली, तो कथकली कहाँ का डांस है? ये हो जाएगा केरल का। तो कंफ्यूजन बहुत बार हो जाता है कथकली और कथक में, तो कंफ्यूज नहीं होना। कथक उत्तर भारत, और उत्तर भारत न दिया हो तो उत्तर प्रदेश दिया हो तो टिक कर देना, और कथकली हो तो केरल। अब यहां से याद रख लो, ट्रिक क्या समझोगे? ट्रिक से आप ये समझ लो कि यहाँ पर ला आ रहा है लास्ट में, और यहाँ पर भी केरल में ला आ रहा है, तो कथकली में ला आ रहा है, केरल में ला, तो बस दोनों ला सेम होते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या कहा जा रहा है? डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। जो डाल्टन का सिद्धांत है वो किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर रासायनिक संयोजन के नियम पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आज का हमारा क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो मेन संविधान के हिसाब से देखा जाए तो संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए। तीनों सेनाओं का जो कमांड होता है इन्हीं के हाथ में होता है, राष्ट्रपति के हाथ में। अगर कहीं पर आपातकालीन कोई स्थिति है, उसमें आपातकाल लगाना है, तो राष्ट्रपति ही लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, इतने क्वेश्चन, और इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम लेंगे नए पार्ट में। कैसे लगी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं, उनका स्वागत करते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं। हम आप सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप में से जितने भी लोगों ने कमेंट करा है अब तक, आपको पता होगा हम उन सबका रिप्लाई जरूर देते हैं। भले ही उस दिन ना दे पाए, अगले दिन दे, लेकिन रिप्लाई हम सबका जरूर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे पार्ट्स हम करवाएंगे, जितने भी 2018 में पेपर हुए हैं, 2019 में हुए हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो या फिर वो
एनटीपीसी को। सारे के सारे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो ग्रुप डी के बारे में भी हम सॉल्व करेंगे, एनटीपीसी के भी रियल क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे और लगातार हम करा रहे हैं। और एक क्वेश्चन के साथ साथ आपने देखा भी कि हमने कई सारे क्वेश्चंस भी तैयार करा दिए आपके, कि एक क्वेश्चन से और कौन कौन से डिटेल हो सकती है। तो इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन तो ग्राउंडिंग में 50 होंगे, लेकिन उससे आप 150 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। तो अगर ये बहुत सारी जो पार्ट आएंगे, अगर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं, तो आपके बहुत सारे साइंस भी कंप्लीट हो जाएगी, साथ साथ जीएस भी और जीके भी, इन सब पर आपका कमांड अच्छा खासा हो जाएगा अगर आप इन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला पार्ट था। इसके बाद आगे आने वाला पार्ट नंबर 2 होगा, फिर आगे ऐसे पार्ट आते जाएंगे। अगले पार्ट की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आप एक बार चेक कर लेना, अगर रिकॉर्ड हो गया होगा तो वहां पर उसकी लिंक मिल जाएगी, और नहीं भी मिली है तो आप इंतजार कर लेना, अगले दिन उसकी लिंक आपको मिल जाएगी अगले पार्ट की, यानी कि पार्ट नंबर 2 की, इसी वीडियो के नीचे। उसके साथ साथ अगर आप और भी देखना चाहते हैं मैथ्स की वीडियोस, तो हमने कंप्लीट चैप्टर करवा दी हैं, जैसे टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है और कई तमाम प्रकार की। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से आपको मिल जाएंगी वीडियोस। आप प्लेलिस्ट में हमने अलग अलग बना दिया है, मैथ की अलग बना दिया है, साइंस की अलग बना दिया है, जीके की अलग बना दिया है। ये कोई प्रीवियस पेपर हुआ है पिछले साल का तो उसके भी हमने अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप जो भी देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट पे देखेंगे तो आपको सारी कैटेगरी की मिल जाएंगी, जो आपको पसंद है वही आप आसानी से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको ये पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल पे अगर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। इससे क्या होगा कि हम इस टाइप की जो वीडियोस लेकर के आएंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी, और आप अपडेट होते रहेंगे, और आपका अपडेशन वहीं पर बना रहेगा। आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर पाएंगे, और अगले जो पार्ट आएंगे वो भी आप समय समय से देख पाएंगे, कोई भी पार्ट आप मिस नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन आपके